गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिए, आपको ब्लड बताया जा रहा था, तो उसमें रक्त परिसंचरण तंत्र में आपको 3 चीज़ें बतानी है। ठीक है, उसमें आपको ब्लड बताया गया, यानी रुधिर के बारे में बताया गया, उसके कार्य बताए गए। उसके बाद आपको हार्ट के बारे में बताया गया, और इसी में तीसरा आपको है धमनी, मतलब जो आपकी रक्त वाहिनियाँ हैं कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में आज आपको बताया गया है। तो इनमें देखिए, रुधिर वाहिनियाँ होती क्या हैं। रुधिर वाहिनियाँ जो हृदय से रक्त को मतलब जो है लाती हैं या विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय पर पहुंचाती हैं। मतलब रक्त वाहिनियाँ ऐसी जो रक्त को ले जाने और लाने का कार्य करती हैं, उसे रुधिर वाहिनियाँ कहते हैं। रुधिर वाहिनियाँ वैसे 3 प्रकार की बताई गई हैं। एक होता है धमनी या धमनिकाएँ बोलते हैं, और दूसरा आर्टरीज, इंग्लिश में धमनी को आर्टरीज बोलते हैं, और दूसरा होती है सिरा जिसे वेन बोलते हैं, और तीसरी होती है आपकी केशिकाएं, कैपिलरीज, केशिकाएं कैपिलरीज बोलते हैं, CAPLARIES कैपिलरीज। तो आपको रुधिर वाहिनियाँ क्या होती हैं कि जो रक्त को हृदय तक पहुंचाती हैं और हृदय से विभिन्न अंगों तक रक्त को ले जाती हैं, उन नलिकाओं को हम रुधिर वाहिनियाँ कहते हैं। रुधिर वाहिनियाँ 3 होती हैं, धमनी, सिरा और केशिकाएं। जो धमनी होती है ये जो है रक्त को मतलब जो है हृदय पर पहुंचाती है, और जो है ये विभाजित होकर के क्या बनाती हैं, छोटी छोटी और धमनिकाएं बन जाती हैं, जिसको नलिकाएं, जिनको हम धमनिकाएं बोलते हैं। फिर इसके बाद आती हैं सिराएं। ये पूरे शरीर के अशुद्ध रक्त को हृदय पर लाती हैं। पूरे शरीर का जो अशुद्ध रक्त होता है वो हृदय पर आता है, और जो हृदय में रक्त को ले जाती है, क्योंकि धमनी में शुद्ध रक्त होता है, सिराओं में अशुद्ध रक्त होता है, तो सिराएं जो है रक्त को लाने का काम करती हैं हृदय पर, और रक्त को हृदय पर भेजने का काम करती हैं, वो होती हैं आर्टरीज, धमनी। इसके बाद केशिकाएं होती हैं जो धमनी और सिराओं को आपस में जोड़ती हैं, उसको हम जो है केशिकाएं बोलते हैं। इसके द्वारा जो कैपिलरीज होती हैं, इसके द्वारा भोज्य पदार्थ हैं, आपके हार्मोन्स हैं, विटामिन्स हैं, और बहुत से पोषक तत्व हैं, ऑक्सीजन है, विटामिन्स हैं, CO2 है, इनका आदान प्रदान जो होता है वो कैपिलरीज द्वारा होता है। कैपिलरीज का मतलब होता है केशिकाओं के द्वारा पदार्थों का संवहन, खाद्य पदार्थ वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब जो पोषक पदार्थ हैं, ऑक्सीजन का परिवहन है, CO2 का परिवहन है, ये सब चीज़ें केशिकाएं करती हैं। तो केशिकाएं धमनी और सिराओं को जोड़ती भी हैं। फिर इसके बाद आता है पौधों में श्वसन किस प्रकार होता है। देखिए, पौधों में श्वसन जो है जाइलम और फ्लोएम द्वारा होता है। देखिए, पौधों में जो परिवहन होता है, श्वसन नहीं, परिवहन, पौधों में जो परिवहन होता है जाइलम और फ्लोएम द्वारा होता है। क्योंकि आपको बताया गया है कि जो जटिल ऊतक होते हैं वो 2 प्रकार के ऊतकों से मिलकर बना होता है, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम क्या होता है? जाइलम ऊतक जो होता है ये पौधों के शीर्ष भागों तक जल को या खनिज तत्वों को, खनिज पदार्थों को पौधों के शीर्ष भागों तक पहुंचाने का काम करता है जाइलम। ठीक है, जाइलम में 4 चीज़ें होती हैं। एक होता है जाइलम वाहिकाएं, ट्रैकेट्स, और एक होता है जाइलम वेसल्स, जाइलम वाहिकाएं, और तीसरा होता है जाइलम मृदुतक, और चौथा होता है जाइलम रेशे। इन सबका काम क्या होता है? क्योंकि इनमें से जो आपका जाइलम मृदुतक है वो क्या है? मृत, मतलब बाकी सभी कोशिकाएं क्या होती हैं? मृत होती हैं। जाइलम मृदुतक जो होता है वो आपका जीवित होता है। इनमें क्या होता है? जल जो है पौधों के द्वारा, क्योंकि जो पौधे जल को ग्रहण करते हैं तो मृदा से मूल रोम द्वारा ग्रहण करते हैं और फिर पत्तियों तक, शेष भागों तक पहुंचाते हैं। तो मूल रोम द्वारा जल का अवशोषण होता है या जल का संवहन होता है, उसमें जो भाग लेता है वो होता है जाइलम। तो आप यहाँ पर पढ़ोगे पौधों में परिवहन कैसे होता है, तो 2 चीज़ें हैं, एक जाइलम है और एक होता है जो पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है या खाद्य पदार्थों का संवहन करता है, उसे हम फ्लोएम कहते हैं। फ्लोएम में भी 4 चीज़ें होती हैं। एक होता है चालनी नलिकाएं, एक होता है आपका सहकोशिकाएं, और तीसरा होता है वो आपका फ्लोएम मृदुतक, और एक होता है फ्लोएम रेशे।
ये चारों काम करते हैं। लेकिन भोजन का निर्माण इसमें पत्तियों पर तो बनता है, पत्तियों से फिर कहाँ आता है, जड़ पर। तो इसमें जो भोजन पत्तियों से जड़ की ओर आता है वो एक दिशा में होता है, फिर इसके बाद फिर पौधों के विभिन्न भागों पर पहुंचता है। तो जो फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है वो एक दिशाओं में होता है। और जल का जो परिवहन होता है मूल रोम द्वारा, जड़ों के द्वारा, जड़ों में मूल रोम होते हैं, उनके द्वारा पौधों की विभिन्न कोशिकाओं तक जल पहुंचता है। तो जल के साथ में खनिज पदार्थों का भी अवशोषण होता है जो जाइलम कोशिकाएं करती हैं। फिर इसके बाद आ जाइए इसमें कि मूल रोम द्वारा जल का अवशोषण, मूल रोम द्वारा जल का संवहन या जल का अवशोषण, ये सक्रिय अवशोषण ही होता है एक तरह से। इसमें होता है, देखिए फिगर के माध्यम से आप समझिए, ये आपकी कोशिका है, ये आपकी मूल रोम है, फिर यहाँ पर ये कार्टेक्स कोशिकाएं हैं, ये एपिडर्मिस है, ये आपका पेरिसाइकिल है। पेरिसाइकिल के बाद ये आपका इंडोडर्मिस है, इंडोडर्मिस की कोशिकाएं अंतःभित्ति बोलते हैं। फिर इसके बाद इसी में जाइलम ये कोशिकाएं आ जाती हैं जिसे जाइलम भी बोलते हैं। और जाइलम के साथ में इसमें छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं जिसे जाइलम वाहिकाएं बोलते हैं या जाइलम वाहिनियां बोलते हैं। इन्हीं में बीच बीच में फ्लोएम की कोशिकाएं होती हैं जिनमें भोजन संचित होता है। अब देखिए, आपको मालूम है कि पौधे जड़ों के द्वारा जल को और खनिज लवण को अवशोषित करते हैं। तो जड़ों में क्या होती है, मूल रोम की कोशिकाएं होती हैं, मूल रोम्स होते हैं। देखिए पौधे, देखिए जल तो कई प्रकार का होता है, लेकिन पौधे केवल केशिका जल का उपयोग करते हैं, ठीक है। और जैसे आपका एक भूमिगत जल होता है जो जल के नीचे होता है, एक आर्द्रता जल होता है जो नमी पर होता है, जहाँ पर मिट्टी गीली मिट्टी होती है ऊपरी परत के और मध्य के बीच में, और एक होता है गुरुत्वीय जल। तो इस प्रकार जो जल होते हैं कई प्रकार के पौधे प्राप्त करते हैं, लेकिन पौधे जो है केवल, मतलब जल तो कई रूपों में पाया जाता है, ठीक है, लेकिन आप पौधे जो है केवल केशिका जल, कैपिलरीज वाटर का उपयोग करते हैं। और वो मूल रोम जो जड़ें होती हैं, क्योंकि मृदा कणों के बीच जो जल होता है वो केशिका जल होता है, उस जल को मूल रोम, ये जड़ें जो है एब्जॉर्ब करती हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद ये जल अवशोषित होता है, क्योंकि ये जो आपकी होती है अर्धपारगम, जो कोशिका भित्ति होती है आपकी कोशिका झिल्ली, वो अर्धपारगम होती है, और बाहर जो आपके मूल रोम होती है वो पारगम होती है। इसके बाद ये जल को अवशोषित करके सबसे पहले ये कार्टेक्स कोशिकाओं में आता है, कार्टेक्स कोशिकाओं में, जिसके कारण स्थिर दाब उत्पन्न हो जाता है। और ये जो जल अंदर की ओर आता है परासरण दाब के कारण आता है, परासरण दाब के कारण, क्योंकि परासरण है क्या, अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर हो, कम सांद्र विलयन से, क्योंकि बाहर क्या है जल है, वो क्या है कम सांद्र, और जो कोशिका के अंदर जो पदार्थ भरा हुआ है कि सेल्स है, कोशिका रस, वो क्या है अधिक सांद्र है। तो ये क्रिया परासरण, परासरण क्या है, कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर जो क्रिया होती है वो आपकी विसरण, परासरण कहलाती है। इसमें जल एक दाब उत्पन्न होता है, जिसके कारण जल परासरण दाब अधिक हो जाता है, तो जल खिंच करके कार्टेक्स कोशिकाओं में आता है, फिर इसके बाद जाइलम वाहिकाओं में पहुंच जाता है, जाइलम के द्वारा फिर जाइलम वाहिकाओं से पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है। तो पौधों के मतलब परासरण, मतलब ऐसा दाब, इसमें दाब कौन सा लगता है, मूल दाब,
क्योंकि जड़ों पर लगता है। तो मूल माने क्या होता है? रूट प्रेशर, यानी मूल दाब के कारण जल कार्टेक्स कोशिकाओं से होता हुआ कहाँ पहुंच जाता है? जाइलम से जाइलम वाहिकाओं और जाइलम वाहिकाओं से होता हुआ पौधों के शीर्ष भागों तक पहुंच जाता है। तो पौधों के विभिन्न भागों में जो जल पहुंचता है वो जाइलम द्वारा पहुंचता है। जाइलम का काम क्या है? जल व खनिज का संवहन करना या अवशोषण करना। तो जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है। ये अवशोषण आपका सक्रिय अवशोषण कहलाता है। इसके बाद ये कार्टेक्स कोशिकाएं हैं, इसके कारण फूल जाती है। फिर इसमें जो है मतलब ये सांद्रता जब कम होती है तो परासरण दाब कम हो जाता है। फिर से इसके आगे जल बढ़ जाता है, जाइलम कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। इसी प्रकार आपको वाष्पोत्सर्जन जैसे क्रिया होती है कि पौधों के गुरुत्वाकर्षण के विपरीत पौधों की जड़ों के द्वारा जल का पौधों के शीर्ष के भागों तक पहुंच जाना। जल के ऊपर चढ़ने की क्रिया को रसारोहण कहते हैं, एसेंट ऑफ सैप। इसके लिए कई वैज्ञानिकों ने कई सिद्धांत दिए। उनमें से जो सर्वमान्य सिद्धांत था वाष्पोत्सर्जन ससंजन तनाववाद, जो जिसे डिक्सन तथा जॉली ने प्रस्तुत किया था, जो सर्वमान्य सिद्धांत था। उन्होंने बताया कि जल वाष्पोत्सर्जन में एक तनाव उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि जल के अणुओं के बीच ससंजन बल होता है और उनमें अविरल स्तंभ बना रहता है, जिसके कारण एक तनाव उत्पन्न हो जाता है। उस तनाव के कारण जल पौधों के शीर्ष भागों तक पहुंच जाता है। जो तनाव उत्पन्न होता है उसे वाष्पोत्सर्जनाकर्षण कहते हैं, जिसके कारण वो बल मतलब उस बल के कारण जो है जल पौधों के शीर्ष भागों तक पहुंचता है। तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत पौधों के शीर्ष भागों तक जल के चढ़ने की क्रिया को या जल के ऊपर शीर्ष भागों तक जाने की क्रिया को रसारोहण कहते हैं। फिर इसी में जो आपका ये मूल लोम द्वारा जल का अवशोषण होता है, तो इसमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती। कारण ये है कि ये जो है क्या करता है, बाहर का भाग क्या है आपका कम सांद्र है और अंदर का भाग अधिक सांद्र है। कम सांद्र से जो अधिक सांद्र की ओर क्रिया होती है वो परासरण होता है, और वही आपका दाब उत्पन्न करता है, जिसके कारण जल शीर्ष भागों तक पहुंचता है। तो यहाँ पर आपको ब्लड के बारे में पूरा आपका हो गया। मतलब कुल मिला के जंतुओं में परिवहन कैसा होता है वो रुधिर वाहिनियों तक बताया गया। इसके बाद देखिए उसमें लसिका भी बताया गया होगा, क्योंकि लास्ट पार्ट आपका रुधिर वाहिनियां हैं। लसिका तो आपको बताया गया, लसिका परिवहन तंत्र, ठीक है। लसिका परिवहन तंत्र तो कल नेक्स्ट वीडियो बताया जा चुका है। इसके बाद आपको ये मतलब जो है आता है अब खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है। तो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। जल का जो स्थानांतरण होता है, जल का जो संवहन होता है वो जाइलम द्वारा होता है। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम द्वारा होता है। उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। थैंक यू।